हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जोर लगाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवेज की कुल लंबाई के मामले में कौन सा जिला राज्य में शीर्ष स्थान पर है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवेज की कुल लंबाई के मामले में कौन सा जिला राज्य में शीर्ष स्थान पर है। तो याद रखना आप सभी को पटना। क्वेश्चन नंबर 1 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति सांसद को प्राप्त होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। तो आपको याद रखना है, कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है तो अनुच्छेद 249 के तहत। क्वेश्चन नंबर 2 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, वाहनों की हेडलाइट में शक्तिशाली और समानांतर प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों की हेडलाइट में शक्तिशाली और समानांतर प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 3 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1912 में पटना के बांकीपुर में आयोजित कांग्रेस के 27वें अधिवेशन के मुख्य स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे। वर्ष 1912 में पटना के बांकीपुर में आयोजित कांग्रेस के 27वें अधिवेशन के मुख्य स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना है, मुख्य स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना मजहरुल हक थे। वर्ष 1912 में पटना के बंकीपुर में आयोजित कांग्रेस के 27वें अधिवेशन के मुख्य स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना मजहरुल हक। क्वेश्चन नंबर 4 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग कराने के लिए हवाई जहाज़ों द्वारा बादलों पर किस रासायनिक यौगिक का छिड़काव किया जाता है। कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग कराने के लिए हवाई जहाज द्वारा बादलों पर किस रासायनिक यौगिक का छिड़काव किया जाता है। याद रखना है किस रासायनिक यौगिक का छिड़काव किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का जो है छिड़काव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड का जो है छिड़काव किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, मुगलों के खिलाफ अपनी सैन्य रणनीति में बड़गिरी गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का बड़े पैमाने पर प्रयोग करने वाले दक्षिण भारत के शासक कौन थे। मुगलों के खिलाफ अपनी सैन्य रणनीति में बड़गिरी गोरिल्ला युद्ध प्रणाली को बड़े पैमाने पर प्रयोग करने वाले दक्षिण भारत के शासक कौन थे। तो याद रखना है, दक्षिण भारत के शासक कौन थे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व के रासायनिक गुण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व के रासायनिक गुण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं। तो याद रखना है किस पर निर्भर करते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर जो है निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, भारत के किस राज्य में सिमलीपाल जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है जो हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में सिमलीपाल जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है जो हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना, जो हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 8 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की घोषणा किस स्थान पर की थी। वर्ष 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की घोषणा किस स्थान पर की थी। तो याद रखना है, स्वराज पार्टी की घोषणा जो है किस स्थान पर की थी, इलाहाबाद स्थान पर की थी। क्वेश्चन नंबर 9 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, किस स्थान पर की थी स्वराज पार्टी की घोषणा, इलाहाबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, मानव शरीर में ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करने का मुख्य कार्य कौन सा अंग करता है। मानव शरीर में ग्लूकोज की आंतरिक मात्रा को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करने का मुख्य कार्य कौन सा अंग करता है। तो याद रखना है, मुख्य कार्य जो है कौन सा अंग करता है, तो यकृत लीवर करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछे जा रहा है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में बिहार के किस प्रसिद्ध नेता को श्रम मंत्री लेबर मिनिस्टर का पदभार दिया गया था। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में बिहार के किस प्रसिद्ध नेता को श्रम मंत्री लेबर मिनिस्टर का पदभार दिया गया था। तो आपको याद रखना है, लेबर मिनिस्टर का पदभार दिया गया था बाबू जगजीवन राम को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, बिहार में लोटा विद्रोह 1856 पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने के विरुद्ध में कहाँ के कैदियों ने किया था। बिहार में लोटा विद्रोह 1856 पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने के विरुद्ध में कहाँ के कैदियों ने किया था। तो याद रखना है, कहाँ के कैदियों ने किया था, तो मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों ने किया था। बिहार में लोटा विद्रोह 1856 पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने के विरुद्ध में कहाँ के कैदियों ने किया था, तो मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कब किया था, 1856 में पीतल के लोटे के जगह पर मिट्टी का लोटा दिया था, जिसके कारण कैदियों ने जो है विरोध किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अनुसार वह कौन सा शासक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय के भिक्षुओं के खर्च के लिए 100 गांवों को राजस्व दान दिया था। बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अनुसार वह कौन सा शासक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय भिक्षुओं के खर्च के लिए 100 गांवों को राजस्व का दान दिया था। 100 गांवों का राजस्व दान दिया था। तो आपको याद रखना है, सम्राट हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 13 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सम्राट हर्षवर्धन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या कहलाती है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की वैज्ञानिक प्रक्रिया को क्या कहलाती है। तो वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या कहलाती है, याद रखना है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन। लोहे के जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जो है गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, भारत में व्यापक स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग के विकास के रोजगार के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। भारत में व्यापक स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग के विकास और रोजगार के लिए मैक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो याद रखना है, मैक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है वर्ष 2014 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वर्ष 2015। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, पाल राजाओं के शासनकाल में प्रसिद्ध मूर्तिकार धीमन और उनके पुत्र बिटपाल बिहार के किस क्षेत्र के मूल निवासी थे। पाल राजाओं के शासनकाल में प्रसिद्ध मूर्तिकार धीमान और उनके पुत्र बिटपाल बिहार के किस क्षेत्र के मूल निवासी थे। याद रखना, बिहार के किस क्षेत्र के मूल निवासी थे, तो आपको याद रखना नालंदा के जो है मूल निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 16 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, परमाणु बम एटॉमिक बम के निर्माण की मूल वैज्ञानिक प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है। परमाणु बम एटॉमिक बम के निर्माण की मूल वैज्ञानिक प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो याद रखना है, किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 17 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछे जा रहा है, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उन्हें एक वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे उनके संगीत प्रेमी होने का पता चलता है। वह ये वाद्य यंत्र कौन सा है।
समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उन्हें एक वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया, जिससे उनके संगीत प्रेमी होने का पता चलता है। वह वाद्य यंत्र कौन सा है? तो याद रखना है वह वाद्य यंत्र जो है वीणा है। याद रखना वह वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा। क्वेश्चन नंबर 18 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्यों का गठन करने और वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्यों का गठन करने और वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार है? तो याद रखना है अनुच्छेद 3 के तहत जो है वर्तमान राज्यों में सीमाओं के परिवर्तन करने का अधिकार है। क्वेश्चन 19 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा जा रहा है, ओजोन परत की मोटाई को विज्ञान में मापने के लिए निम्नलिखित में किस मानक इकाई का उपयोग किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई को विज्ञान में मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मानक इकाई का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है किस मानक इकाई का उपयोग किया जाता है? तो डॉप्सन इकाई का जो है उपयोग किया जाता है, डॉप्सन यूनिट का। क्वेश्चन नंबर 20 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस आधुनिक जिले में प्राचीन काल का प्रसिद्ध आद्यन्तपुरी विश्वविद्यालय स्थित था, जिसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था? बिहार के किस आधुनिक जिले में प्राचीन काल का प्रसिद्ध आद्यन्तपुरी विश्वविद्यालय स्थित था, जिसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था? तो आपको याद रखना है नालंदा बिहार शरीफ। क्वेश्चन नंबर 21 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नालंदा बिहार शरीफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है, मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका नेवर सेल निम्नलिखित में से कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका नर्व सेल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो याद रखना है मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका जो है कौन सी है? तो न्यूरॉन है। क्वेश्चन नंबर 22 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, न्यूरॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किस महीने में किया था? स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भारत का नेतृत्व किस महीने में किया था? तो याद रखना है भारत का प्रतिनिधित्व जो है किस महीने में किया था? तो सितंबर के महीने में किया था। क्वेश्चन नंबर 23 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है, बिहार का वह कौन सा एकमात्र जिला है जो उत्तर में नेपाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? बिहार का वह कौन सा एकमात्र जिला है जो उत्तर में नेपाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो आपको याद रखना है सिवान। क्वेश्चन नंबर 24 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिवान। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है, शीतल पेयों क्लाउड ड्रिंक्स की बोतलों को खोलते समय गैस के तेजी से बाहर निकलने के लिए उत्तरदायी अम्ल कौन सा होता है? शीतल पेयों कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों को खोलते समय गैस के तेजी से बाहर निकलने के लिए उत्तरदायी अम्ल कौन सा होता है? तो याद रखना है उत्तरदायी अम्ल जो है कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है कार्बनिक अम्ल होता है, कार्बनिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 25 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का नरम दल और गरम दल दो गुटों में विभाजित हो गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का नरम दल और गरम दल दो गुटों में विभाजित हो गया था? तो आपको याद रखना है 1907 का सूरत अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का नरम दल और गरम दल दो गुटों में विभाजित हो गया था? तो 1907 का सूरत अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 26 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है, बिहार के मैदानी भागों में पश्चिमी से पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में सोन नदी गंगा में किस स्थान से समीप पाकर मिलती है? बिहार के मैदानी भागों में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में सोन नदी गंगा में किस स्थान पर
गंगा में किस स्थान के समीप आकर मिलती है? तो याद रखना है किस स्थान के समीप आकर मिलती है, तो मनेर पटना के समीप आकर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समानता का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ प्रदान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा कानून के समक्ष सभी नागरिकों को असमानता का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ का प्रदान किया गया है? तो याद रखना है इक्वलिटी लॉ प्रदान किया गया अनुच्छेद 14 के तहत। क्वेश्चन नंबर 28 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सार्वजनिक भाषण फर्स्ट पब्लिक स्पीच वर्ष 1916 में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था? महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सार्वजनिक भाषण फर्स्ट पब्लिक स्पीच वर्ष 1916 में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था? तो आपको याद रखना है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के समारोह में दिया था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सार्वजनिक भाषण फर्स्ट पब्लिक स्पीच वर्ष 1916 में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के समारोह में दिया था। क्वेश्चन 29 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है, दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीव निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीव निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो याद रखना है किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है जीवाणु बैक्टीरिया के जो है अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 30 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है, बिहार के कैमूर जिले में स्थित तेल्हार कुंड जलप्राप्त किस पहाड़ी श्रृंखला का एक प्रमुख हिस्सा है? बिहार के कैमूर जिले में स्थित तेल्हार कुंड जलप्राप्त किस पहाड़ी श्रृंखला का एक प्रमुख हिस्सा है? तो याद रखना है किस पहाड़ी श्रृंखला का एक प्रमुख हिस्सा है, तब विंध्यन पहाड़ी श्रृंखला का जो है एक प्रमुख हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 31 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सार्वजनिक राज्य कुल 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों कुल 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? तो आपको याद रखना है कौन सी सीमा है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है कुल 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 32 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रखते हुए उसकी गति स्पीड को 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितनी गुनी हो जाएगी? यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रखते हुए उसकी गति स्पीड को 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितनी गुना हो जाएगी? याद रखना उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है कितनी गुना हो जाएगी? 9 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी को भगत सिंह के साथ लाहौर षड्यंत्र के केस में नामजद किया गया था और बाद में सरकारी गवाह बनने के कारण उनकी हत्या बैंकआउट शुक्ल ने की थी? बिहार के किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी को भगत सिंह के साथ लाहौर षड्यंत्र केस में नामजद किया गया था और बाद में सरकारी गवाह बनने के कारण उनकी हत्या बैंकआउट शुक्ल ने की थी? तो याद रखना है उनकी हत्या बैंकआउट शुक्ल ने की थी फणींद्रनाथ घोष की। बिहार के किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी को भगत सिंह के साथ जो है लाहौर षड्यंत्र केस में नामजद किया गया था और बाद में सरकारी गवाह बनने के कारण उनकी हत्या बैंकआउट शुक्ल ने की थी, तब फणींद्रनाथ घोष की। क्वेश्चन नंबर 34 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भगत सिंह के साथ लाहौर षड्यंत्र में जो है फणींद्रनाथ घोष को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, सरकारी गवाह बनने के कारण जो है इसको बैंकआउट शुक्ल ने हत्या कर दी थी, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है, मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की कुल मात्रा को नियंत्रित और नियमित करने का कार्य आँख का कौन सा भाग करता है? मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की कुल मात्रा को नियंत्रित और नियमित करने वाले कार्य आँख को कौन सा भाग करता है? तो याद रखना है आँख का कौन सा भाग करता है, तो आपको याद रखना है आइरिस परितारका करता है। क्वेश्चन नंबर 35 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है, बिहार सरकार द्वारा किस वन्यजीव अभयारण्य में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण एवं रेस्क्यू केंद्र स्थापित किया गया है? बिहार सरकार द्वारा किस वन्यजीव अभयारण्य में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण एवं रेस्क्यू केंद्र स्थापित किया गया है? तो आपको याद रखना है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 36 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने कृषि के विकास के लिए एक विशेष ऋण प्रणाली सोनधर या तकावी ऋण की शुरुआत की थी? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने कृषि के विकास के लिए एक विशेष ऋण प्रणाली सोनधर या तकावी ऋण की शुरुआत की थी? तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 37 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है, मानव शरीर में रक्त के थक्का जमने ब्लड क्लोटिंग की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं? मानव शरीर में रक्त के थक्का जमने ब्लड क्लोटिंग की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार है? तो याद रखना है कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार है, प्लेटलेट्स जो है कोशिकाएं जो है जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 38 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्लेटलेट्स। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की विधायी शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की विधायी शक्ति प्रदान करता है? तो आपको याद रखना अनुच्छेद 123 के तहत। क्वेश्चन 39 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध लोक चित्रकला मंजूषा आर्ट मुख्य रूप से बिहुला बिसाड़ी की लोक कथाओं पर आधारित है? बिहार के किस जिले की प्रसिद्ध लोक चित्रकला मंजूषा आर्ट मुख्य रूप से बिहुला बिसाड़ी की लोक कथाओं पर आधारित है? तो आपको याद रखना है भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 40 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भागलपुर। बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध लोक चित्रकला मंजूषा आर्ट मुख्य रूप से बिहुला बिसाड़ी की लोक कथाओं पर आधारित है? तो भागलपुर की लोक कथाओं पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 40 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।